फ्रैक्टल को थोड़ा और डेप्थ में जो है समझने वाले हैं। फ्रैक्टल के लेक्चर नंबर 1 में जो है हमने ये समझा था कि फ्रैक्टल क्या होता है, फ्रैक्टल को किस तरीके से जो है हम चार्ट में देख सकते हैं, मार्केट में फ्रैक्टल नेचर क्या है एंड हमारे आसपास के नेचर में फ्रैक्टल नेचर क्या है एंड दोनों क्यों ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये दोनों जो है चार्ट में एक दूसरे के साथ जो है मेल खाते हैं। ठीक है, चार्ट में जो है फ्रैक्टल नेचर की तरीके से जो है प्राइस मूव करता है। टाइम फ्रेम सभी के अलग-अलग होते हैं, बट अगर आप उनके शेप को देखोगे, प्राइस के चलने के ढंग को देखोगे, तो दोनों जो है सेम होते हैं। ठीक है, आप जितना दूर से देखोगे आपको वैसा ही नज़र आएगा जितना नज़दीक से देखने वाले हो। ठीक है, शेप हमेशा सेम ही रहने वाला है। जस्ट चेंज हो रहा है तो वो है साइज़ और दूसरा है टाइम। ओके, तो कुछ काफ़ी जल्दी हो जाता है, कुछ काफ़ी जो है लेट होता है। ये सारी चीज़ों को जो है हमने समझने की कोशिश की थी। साथ ही साथ जो है हमने ये समझा था कि ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर ब्लॉक एक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है। वो ज़्यादा प्रेस नहीं होता, वो एक टाइट स्प्रिंग की तरह है जिसके अंदर जो है कम फोर्स की वजह से, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा होता है या नीचे से ऊपर जा रहा होता है, डिपेंड करता है कि प्राइस कौन से डायरेक्शन के बायस में है। बट पीओवाई पे जैसे ही प्राइस आता है, वो आते-आते वीक हो जाता है और उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो ऑर्डर ब्लॉक को प्रेस कर पाए। एफवीजी को दबा पाता है, बट ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है ऑर्डर ब्लॉक उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फेंक देता है। अगर वो जेन्युइन पीओवाई है, तो अगर वो फेक पीओवाई है तो वो ऑर्डर ब्लॉक दबता जाएगा एंड फिर सडनली जो है ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएगा। जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक है वो ज़्यादा नहीं दबेगा एंड वो फिर जो है प्राइस को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक देगा। साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश की थी कि हमारे पास दो पीओवाई हो तो कौन से पीओवाई को लिया जाए। या हमने स्प्रिंग नेचर की वजह से जो है समझने की कोशिश की थी, वो भी इस लॉजिक के साथ। ओके, तो लेक्चर 1 में जो है हमने काफ़ी कुछ क्लियर किया है, काफ़ी कुछ चीज़ों को जो है हमने समझा है। अब लेक्चर 2 पर जो है हम आते हैं, जो कि है स्ट्रक्चर के ऊपर। नाउ पहले लेक्चर में जो है हमने जब बेस को क्लियर किया, बेस को जो है हमने क्रिएट किया, तब हमने देखा कि स्टेप 1 में था डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक पीओआई निकालना, स्टेप 2 में था प्राइस जो है वहाँ पर टैप करना है तो उसके अंदर 4 आवर या 1 आवर के अंदर जो है हमें रिफाइन करके एग्जैक्ट जोन फाइंड करना एंड स्टेप 3 में था 15 मिनट में एंट्री। ये था डिस्प्लेसमेंट को कैप्चर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट आ जाए और उसके बाद 4 आवर निकालना है, वो अलग प्रोसेस है। वो प्रोसेस है पुल बैक आने के बाद प्राइस को कंटिन्यू में कैप्चर करना। ये तो डायरेक्ट मेन बायस के ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री लेने के लिए डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई, उसके अंदर 4 आवर का पीओआई एंड उसके अंदर 15 मिनट के अंदर एंट्री लेना। ये प्रोसेस था पहले लेक्चर में, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक पीओआई है, इस पीओआई के अंदर 4 आवर में रिफाइन करो, 15 मिनट में एंट्री लो। ये पहला लेक्चर में हमने समझा था, जिसके अंदर सही पीओआई फाइंड करने के लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक को समझना पड़ेगा कि वो स्प्रिंग की तरह वर्क करता है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझा था। अब यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर 4 आवर में ये पीओआई क्रिएट हो जाए, फिर अब इसके अंदर हमें एंट्री लेना और ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये पूरा अलग है। हमने यहाँ पर देखा था कि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई, उसके अंदर 4 आवर का ये पीओआई या 4 आवर का ये पीओआई, तो ये पीओआई से प्राइस गया और यहाँ पे 15 मिनट की एंट्री। ये पहले लेक्चर में हमने समझा था। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, इसको यहाँ पर अप्लाई करने जाओगे तो फिर वो बेवकूफ़ी होगी। ओके, वैसे अप्लाई होता है, बट हम सिस्टमेटिक तरीके से जो है हम जाएंगे, सही तरीके से पूरी प्रोसेस के साथ जो है हम जाएंगे। हमने यहाँ पर ये चीज़ों को देखने के लिए पहले लेक्चर को समझा था, तो उसको वहीं तक सीमित रखो। ओके, एंड अब सेकंड लेक्चर में जो है हम समझेंगे कि हमने जब डिस्प्लेसमेंट समझ लिया है तो उसके बाद ये जो पुल बैक आता है उसको कैसे समझा जाए। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है हमने समझा पहले लेक्चर में कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैप्चर करें। अब डिस्प्लेसमेंट कैप्चर कर लिया, उसके बाद पुल बैक, जो कि इस जोन तक आएगा। ओके, एंड फिर हम थर्ड लेक्चर में समझेंगे कंटिन्यूस। अब ये क्यों मैं इस वे में जा रहा हूँ, क्योंकि प्राइस एक जो है सिस्टमेटिक तरीके से जो है चलता है। अगर मैं आपको बताऊं, प्राइस के कुछ शेप हैं, प्राइस के चलने की कुछ स्टाइल है, कुछ पैटर्न्स हैं, उसके बाहर प्राइस नहीं चलता। और ये पैटर्न्स जो है नंबर्स में 6 या 7 हैं, उसके बाहर नहीं। ऐसा नहीं है कि प्राइस रैंडमली मूव करता है, कभी बड़ा मूव दे दिया, कभी छोटा मूव दे दिया, कभी रेंज में रह गया, कभी सडनली बहुत ऊंचा कूद गया एंड कूदते ही जा रहा है, कूदते ही जा रहा है, कूदते ही जा रहा है एंड उसके बाद सडनली बहुत नीचे गिरावट में बॉटम तक चला गया। ऐसा नहीं है। कभी सिंगल कैंडल अप, कभी सिंगल कैंडल डाउन, ऐसा नहीं रहता। प्राइस के मूव करने का एक तरीका रहता है और वो तरीका है रेंज। दूसरा, पीओआई को टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है पुल बैक। अब ये पुल बैक दो तरीके के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बाद आने वाला पुल बैक, ठीक है, उसके बाद ये जब एक्सपेंशन आता है तो उसके बीच में और पुल बैक लेके फिर कंटिन्यूएशन करे तो ये पुल बैक और ये पुल बैक, इस तरीके के पुल बैक्स रहते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद आने वाला पुल बैक, यहाँ पे आने वाला पुल बैक, और हर कंटिन्यूएशन में बीच बीच में आने वाले पुल बैक को पुल बैक बोला जाता है। ठीक है, तो
पहला हमने समझा रेंज, दूसरा हमने समझा डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट पीओआई से आने वाले शॉर्ट मूव को, जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मूव होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से स्टार्टिंग में आने वाले मूव को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है पुल बैक, और वो डिस्प्लेसमेंट में बनने वाले लास्ट पीओआई को टैप करके मूव आता है एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन आने के बाद अगेन पुल बैक अगर इसको कंटिन्यू करना है, और फिर कंटिन्यूएशन, फिर पुल बैक और कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यूएशन, एंड लास्ट टैप आता है हमारा रिवर्सल, अगर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बायस चेंज करने हैं तो इन्हीं कुछ जगहों पर जो है प्राइस चलता रहता है। प्राइस चलता रहता है रेंज पे, ठीक है, प्राइस चलता रहता है डिस्प्लेसमेंट पे, प्राइस चलता रहता है थर्ड पुल बैक पे, प्राइस चलता रहता है फोर्थ एक्सपेंशन पे, प्राइस चलता रहता है फिफ्थ पुल बैक लेके कंटिन्यूएशन पे, एंड प्राइस चलता रहता है सिक्स रिवर्सल पे। एंड समटाइम्स प्राइस के अंदर न्यूज़ आती है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में आने वाली, एंड वहाँ पर बड़ी कैंडल अप डाउन बनते रहते हैं बायस जब क्लियर नहीं होते हैं तो वो सबसे रेयर केस होता है जिसको हम सेवंथ नाम दे रहे हैं। तो प्राइस अगर 6 या 7 पैटर्न के अलावा और कोई पैटर्न को बना ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम प्राइस को पकड़ सकते हैं। अभी भी एक होप है, अभी भी जो है एक एक उम्मीद है कि एक चांसेस हैं कि हम प्राइस को समझ सकें, हम सही से जो है ट्रेडिंग कर सकें लॉजिक के साथ। बस हमें इसको क्रैक करना है कि ये किस तरीके से मूव करता है या किस तरीके से जो है ये चलता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो रैंडम नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि कभी भी कैसे भी मूव कर रहा है, नहीं। उसका एक तरीका है, और मैं चाहता हूँ कि आप रैंडमली या आप ब्लाइंडली जो है बिलीव करने की जगह आप समझो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप ये समझो कि प्राइस ऐसा करता क्यों है और प्राइस इसके बाद क्या करेगा। आप चार्ट को देख के किसी चीज को अप्लाई करने की जगह चार्ट से सवाल पूछो कि वो ऐसा करता क्यों है, उसकी वजह ढूंढो, और वो जो वजह है, जो रीजन है, वो आपको ट्रेडिंग में बेहतर बना देगा। सबको अलग अलग वजह मिलेगी। जब सवाल खड़े होंगे तभी जवाब मिलते हैं, लेकिन हम सवाल खड़े होने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया है, हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसका यूज नहीं होता तो हम किसी और का अप्लाई, फिर तीसरा अप्लाई, फिर हम इंडिकेटर लगा देते हैं और अपने माइंड को एक इस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि हम सवाल करना ही बंद कर देते हैं, एंड हम फिर बोलते हैं कि प्राइस रैंडम है, प्राइस जो है गैम्बलिंग के तौर पे जाता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, 100 तरीके की। ओके, तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए। हम अभी भी इन सारी चीज़ों को जो है समझ सकते हैं, एंड मेरा वही मेन गोल है कि मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें जो है समझाऊँ। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं डेली टाइम फ्रेम। सारी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम के पीओआई को हमने मार्क किया, जो कि हमने लेक्चर 1 में समझा था। उसके अंदर हमने समझा था कि जब दो पीओआई मिले तो दो में से कौन सा लेना है। हमने पहला लिया, क्यों? क्योंकि पहला डबल पीडी अरे से और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। देखो समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक के अंदर रहने वाला पहला पीओआई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रांग है। साथ ही साथ उसके स्ट्रांग रहने के लिए प्लस पॉइंट होने चाहिए, वो है इस एफवीजी के साथ वो ओवरलैप कर रहा है मिटिगेशन। तो मिटिगेशन एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रहा है फर्स्ट, वो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक के रेंज के अंदर है। वो यहाँ पर क्या है, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक के रेंज के अंदर है, वो एक ही पॉइंट है इसके पास, लेकिन ये ओवरलैप कर रहा है, सेकंड पॉइंट है। ओके, रैंडमली जस्ट एक नॉर्मल यहाँ पर सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होता ना इस जगह पे, तो मैं इस कैंडल को नहीं लेता, मैं लेता नीचे की पॉइंट को, क्योंकि वो लास्ट पार्ट था। एफवीजी वाला अगर ओवरलैप वाला पार्ट है तभी जो है पहला ऑर्डर ब्लॉक लो, इससे वो जो है आपको सही रिजल्ट देगा। अगर ओवरलैपिंग बिना का है और जस्ट ऐसा ही सिंपल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी आ गया, बीच में एफवीजी नहीं है, पीछे ना कोई मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह है, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह है, तो हाई चांसेस है कि प्राइस लास्ट वाले पीओआई को लेगा। ओके, अभी फिलहाल ओवरलैप वगैरह है तो प्राइस यहाँ से जाएगा। अब हमने रिफाइन कर दिया 15 मिनट में जो कुछ भी एंट्री वगैरह है, वो सारी चीजें देखने के बाद प्राइस में आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट पकड़ने का एक तरीका है, डिस्प्लेसमेंट को समझने का एक तरीका है। बट अब हमें ये देखना है, वो ये है आज का लेक्चर, डिस्प्लेसमेंट आने के बाद का पुल बैक, या फिर कंटिन्यूएशन में आने के बाद जो पुल बैक होता है वो। तो पुल बैक हमें समझना। अब पुल बैक के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जरूरी है, और अगर आप किसी भी पॉइंट से भटकते हो तो आप पुल बैक को समझ नहीं पाओगे और पुल बैक में जो है आप ट्रैप हो जाओगे। पॉइंट नंबर 1, पुल बैक कहाँ से होगा, ये समझना। जैसे यहाँ पे अभी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो क्या यहाँ से होगा? और अगर नहीं तो क्यों नहीं होगा? और यहाँ से नहीं होगा तो कहाँ से होगा? पहला क्वेश्चन ये। जब वो जगह फाइंड कर ली जाए तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है, दूसरा सवाल उठता है, वो ये है कि इस पुलबैक के बाद प्राइस कहाँ तक जाएगा, जो कि आंसर बनता है डिस्प्लेसमेंट में आने वाले
मूव के अंदर लास्ट पीओआई ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ पर है। ओके, तो पहला पुल बैक कहाँ से होगा वो जगह को फाइंड करना, पुल बैक कहाँ तक होगा वो जगह को फाइंड फाइंड करना। ये दो जगह क्यों जरूरी है? क्योंकि हम किसी जगह से निकल रहे हैं तो हमें ये पता होना जरूरी है कि हमें एग्जिट कहाँ पर करना है। हम इस जगह पर एंटर हो रहे हैं तो हमें एग्जिट कहाँ पे करना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्राइस के अंदर थर्ड स्टेप आ जाएगा कंटिन्यूएशन, एंड उसके वजह से होगा क्या कि हमने एंट्री कर ली, हम सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाए और एंट्री पॉइंट पे आ गए, या फिर हमने एसएल ले लिया। तो हुआ ये कि हमने एंट्री ली पहला पॉइंट में और वो मूव को मिस कर दिया बुक करने के लिए, तो वो रिवॉर्ड हमने खो दिया। दूसरा, यहाँ से एक अच्छी एंट्री की जा सकती थी, दूसरी एंट्री वो हमने मिस कर दी। तीसरा, रिवॉर्ड की जगह हमने ले लिया लॉस, तो हम आ गए लॉस में। तो हमने टाइम की बर्बादी की, हमने दो एंट्री मिस की, तीसरा हमने ले लिया लॉस। और उसके बाद आएगा हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, ओवर ट्रेडिंग, एंड रैंडमली जो है हम इस बड़ी बाइंग को देखते हुए कहीं पे भी कूदेंगे, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा पुल बैक और हम उसमें भी खत्म हो जाएंगे। और ये पुल बैक को देखते देखते जो है हम सोचेंगे कि प्राइस नीचे जाएगा और फिर सडनली कंटिन्यूस, एंड फिर हम देखते हैं कि कंटिन्यूएशन जाएगा एंड फिर आ जाएगा रिवर्सल। तो सारी बर्बादी किसी एक पॉइंट से शुरू होती है, और वो पॉइंट ये भी हो सकती है क्योंकि हर जगह पर ट्रैप है, हर जगह पर जस्ट एक छोटी सी चिंगारी चाहिए आपके माइंड को खराब करने के लिए, और आपका माइंड तिनकों की तरह जो है बिखर जाएगा। वजह क्या है? वजह बस सिंपल सी ये है कि हम समझते नहीं हैं, हम देखते हैं, और हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वो नहीं देखते जो एक्चुअल में हो रहा है। ओके, हम इस पर बाद में आएंगे। अभी हमारा काम है पुल बैक को समझना, ठीक है? पुल बैक को समझेंगे थर्ड लेक्चर में, जो है हम कंटिन्यूएशन को समझेंगे, फिर बाद में हम लिक्विडिटीज को समझेंगे, एंट्री पैटर्न्स को समझेंगे, ठीक है? कंप्रेशन पॉइंट को समझेंगे, ये सारी चीज़ों को जो है हम बाद में समझेंगे, बट फिलहाल अभी हमारा काम है पुल बैक को समझ। ओके, नाउ पहला पॉइंट, कहाँ से रिवर्सल होगा उसका पता लगाना। ये इस पूरी प्रोसेस में सबसे टफ पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से देखते हैं प्राइस कहाँ से रिवर्स होगा, तो हमारे ध्यान में सबसे पहला जो कि आता है वो है ऑर्डर ब्लॉक, या तो एफवीजी या कोई पीओआई। पीओआई में होने वाले कोई भी ब्लॉक्स, कोई भी एफवीजी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, जिसके अंदर अगर हम देखें तो 1 आवर में कोई पीओआई नहीं है, मतलब डेटा मिसमैच हो रहा है, ये पीओआई वीक है, जिसको हम बोलते हैं वीक ऑर्डर ब्लॉक। और जब ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस नहीं है, और यह प्राइस ऐसे निकाल देगा, कोई रिवर्सल। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस पीओआई को देख रहा हूँ, बस मुझे पीओआई ही नहीं देखना है, मुझे ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं देखना है, मुझे साथ ही साथ ये देखना है कि वो कितना सही है और वो कितना गलत है, साथ ही साथ वो किस जगह पर है। तभी आप समझ पाओगे कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होगा, प्राइस कहाँ से कंटिन्यू करेगा। नहीं तो आप नहीं समझ। ठीक है, आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वीक ऑर्डर ब्लॉक को सबसे इजीली पहचानने का तरीका है वो ये है कि हायर टाइम फ्रेम में अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके अंदर 1 आवर में अगर वो ऑर्डर ब्लॉक वहां पर नहीं है तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी चीज है, एक पुल बैक में इस तरीके का जब पुल बैक बनाता है, ये नीचे आया, लो बनाया, हाई बनाया और लो बनाया, तो यहां से लेके यहाँ की सारी कैंडल्स अगर एक ही कलर में है, हाई से लेके बॉटम तक, तो उसके चांसेस हैं कि वो वीक ऑर्डर ब्लॉक हो, सारे एक ही कलर के हों। ये इजी तरीका है बिना लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए ये समझना कि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक, एक ही चार्ट में देखने का तरीका। और ये मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं जो है फ्रैक्टल को समझता हूँ, और मैं फ्रैक्टल को इतना समझता हूँ कि मुझे आप लोगों की तरह हर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और आई ट्रेंड हो जाती है और धीरे धीरे जो है तुम्हारी आंखें भी ऐसी हो जाएगी। ओके, तो ये मैं तुम्हारे हेल्प के लिए बता रहा हूँ कि वीक ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने का सिंपल तरीका है सारी कैंडल्स एक कलर की ना हो, जिस टाइम फ्रेम पे तुम पीओआई फाइंड करो। दूसरा, टाइम फ्रेम जब लोअर टाइम फ्रेम पर जाओ तो वहां पर कोई पीओआई ना हो, डेटा अगर मिसमैच हो रहा है, एक में पीओआई बता रहा है दूसरे टाइम फ्रेम पे पीओआई नहीं बता रहा है, मतलब वहां पर गड़बड़ है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसके वजह से आप पता लगा सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक वीक है या स्ट्रांग है, ऑर्डर ब्लॉक फेक है या ऑर्डर ब्लॉक जो है सही है।
और जब आप इसका पता लगा लोगे, आप ट्रैप होने से जो है बच जाओगे। नाउ मैं ये नहीं बोलता कि वीक ऑर्डर ब्लॉक है इस तरीके से, तो वो वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, वीक ऑर्डर ब्लॉक, सारे ग्रीन कलर्स के, टूट गया। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज मुझे सिखानी है। समटाइम्स देखोगे यहाँ पर ये 4 आवर का पीओवाई है, एंड इसके अंदर आप देखोगे तो 1 आवर का पीओवाई भी है, एंड उसके वजह से ये चीजें वर्क हुई, एंड यहाँ से फिर प्राइस गिर गया, बट प्राइस हाई तक नहीं गई। इसका सहारा लिया इसने, 1 आवर में पीओवाई है, मतलब इसमें डेटा मिसमैच नहीं हुआ। 4 आवर के अंदर 1 आवर का पीओवाई है, डेटा मिसमैच नहीं हुआ, चाहे कलर एक जैसे थे। तो इसने क्या किया, फिर भी इसको तोड़ा, लेकिन एक तरीके से एक पैटर्न यूज किया, वो ये है कि ये पीओवाई को टैप करके मैं ऊपर तक मुंह दे देता हूँ और यहाँ से गिर जाता हूँ, जिससे लिक्विडिटी रिफ्यूलिंग हो और प्राइस नीचे जाए। तो इस पूरी जर्नी में आपको ये पता होना जरूरी है कि एक्चुअल में प्राइस जो है नीचे जाना चाहता है, तभी आप यहाँ से यहाँ तक का पुल बैक पकड़ोगे और फिर ये कंटिन्यूएशन पकड़ोगे। पुल बैक पकड़ने के लिए पहले पता होना चाहिए प्राइस जाना कहाँ चाहता है। अभी हम यहाँ पर पुल बैक फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं ऑलरेडी कि प्राइस ऊपर जाके ये पुल बैक लिया और फिर जाना तो ऊपर ही चाहता है, हम ये जानते हैं। तो बायस हमें पता होना जरूरी है। अगर आप बायस नहीं जानोगे तो आप रैंडमली कहीं पर भी पुल बैक ढूंढ रहे हो, तो वो बेवकूफ़ी है। आपको परफेक्ट होना है, तो तुम्हें ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। अगर परफेक्ट नहीं होना है, गैम्बलिंग करना है, तो फिर इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो तुम। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, आई से लो, आई से लो, आई से लो, सभी में सारे एक कलर की कैंडल्स हैं, लेकिन इनके पीओआईज एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। ये पीओआईज एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर सारे एक कलर की कैंडल थी, लेकिन ये पीओआई वर्क नहीं कर पाया और टूट गया। यहाँ पर तो सारी एक कलर की कैंडल थी, लेकिन ये ऑर्डर बुक वर्क कर गई। यहाँ पर सारे एक कलर की कैंडल थी, लेकिन फिर भी ये ऑर्डर बुक वर्क कर गया, एडवांस ऑर्डर बुक। यहाँ पर सारी एक कलर की कैंडल थी, फिर भी ये ऑर्डर बुक वर्क कर गया। क्यों? क्योंकि ये आपके बायस के सपोर्ट में है, और यही वजह है कि आप वीक ऑर्डर ब्लॉक, सही ऑर्डर ब्लॉक को समझ नहीं पाते हो। वीक ऑर्डर ब्लॉक का ये मीनिंग नहीं है कि सारे एक कलर की कैंडल्स होना ही, साथ ही साथ उसके अंदर डेटा मिसमैच होना चाहिए। मतलब 4 आवर या 1 आवर में, या आप किसी हायर टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, सारी एक ही कलर की कैंडल्स है, ग्रेट, आप देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर क्या पीओवाई है 1 आवर के? 4 आवर में पीओवाई दिख रहा है जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, लेकिन 1 आवर में पीओवाई है नहीं है। ओके, वीक ऑर्डर ब्लॉक। बट समटाइम्स अगर उसके अंदर पीओवाई नहीं भी होगा 1 आवर में, फिर भी वो वर्क कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके बायस के सपोर्ट में है। बट मोस्ट केसेस में ये होगा कि 4 आवर में पीओआई है और 1 आवर में पीओआई निकल ही जाएगा। रेयरली ऐसा होगा कि 1 आवर में पीओआई नहीं होगा, डेटा मिसमैच हो रहा होगा, फिर भी वर्क करेगा। बट मोस्ट केसेस में जो है डेटा मिसमैच नहीं करेगा। बट डेटा मिसमैच करे या ना करे, जरूरी यह है कि आपका बायस कहाँ पर है। अगर आप देखोगे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक एफजी है, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक एफजी को टैप करके इस ऑर्डर ब्लॉक पे जा रहा है, मतलब टॉप से बॉटम पे जाने की कोशिश कर रहा है प्राइस। और जब प्राइस टॉप से बॉटम पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे मैग्नेट है, और जब नीचे मैग्नेट है तो प्राइस इसको क्यों तोड़ेगा, इसका सपोर्ट लेगा, वो चाहे वीक ही क्यों ना हो। बस वो रीजन ढूंढता है, उसको छोटा सा रीजन चाहिए। कभी कभी होता है ना कि लोग ये बोलते हैं कि मुझे जो है या तुम्हें जो है सिर्फ लड़ाई की एक वजह चाहिए, और उसके बाद जो है तुम बस लड़ना स्टार्ट कर देते हो। वजह है एक नॉर्मल, एक टेम्पररी वजह है, जिसके थ्रू जो है उसे रीजन मिल जाता है कि प्राइस जो है उस डायरेक्शन में जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? 1 आवर में पीओआई है, 4 आवर में पीओआई है, लोअर टाइम फ्रेम में पीओआई है, कोई भी पीओआई हो, वो वीक ऑर्डर ब्लॉक भी क्यों ना हो, ठीक है, कैसा भी पीओआई क्यों ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर भी क्यों ना हो, अगर वही एक लास्ट ऑप्शन बचा है, तो प्राइस उसको लेके बायस की तरफ चला जाएगा, नहीं तो एंड में लिक्विडिटी लेके चला जाएगा। तो बायस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक के अगेंस्ट में होंगे ना, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी टूट जाएगा। और बायस अगर वीक ऑर्डर ब्लॉक के सपोर्ट में होगा ना, तो वीक ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क कर जाएगा। बायस जरूरी। आप समझ रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश, इसका मतलब ये कि वीक ऑर्डर ब्लॉक हम नहीं समझे, नहीं जरूरी है। अभी आप देखो बायस आपके हैं, लेफ्ट साइड में वीक ऑर्डर ब्लॉक बना, और हम यहां से सेल के लिए एंट्री लेते तो ट्रैप होते, लेकिन वीक ऑर्डर ब्लॉक पता था और बायस पता था, हमने ये नहीं सोचा कि पुल बैक यहां से आएगा, हम बच गए।
और यही इसका बेनिफिट है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हर चीज को लॉजिक के साथ सोचो, समझ के साथ सोचो, एक अमाउंट लगा रहे हो। बहुत ईज़ी है चीज़ें, बहुत ईज़ी हैं ये सारी चीज़ें। इसको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत अच्छा अमाउंट बनाया जा सकता है और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, ठीक है? या बिना किसी दबाव या बिना किसी तनाव के जो है, हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है, समझ होना ज़रूरी है और हम अपने आप के ऊपर से कंट्रोल ना खोएँ और सही तरीके से चीज़ों को देखें, ये ज़रूरी है। ओके? और अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिसमैच हो रही है, हम तबाह हो जाएँगे। नाउ आई होप आपको वीक ऑर्डर ब्लॉक और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अब हम चलते हैं 4 आवर पे। अब हमने ये देखा कि ये वजह नहीं है पुलबैक की, तो अब पुलबैक कहाँ से किया जाए? कहाँ से पुलबैक आएगा? तो 4 आवर में इधर देखें, कोई ऑर्डर ब्लॉक है? हाँ, एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, जो कि टैप हो चुका है। तो यहाँ पर कोई पुलबैक कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। तो इसी रेंज में हम रिफाइन कर लेते हैं। अगर कोई रिफाइन नहीं हुआ, तो रेयर केस में हम जाएँगे इसके लिक्विडिटी, क्योंकि इसके अबाव भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो फिर प्राइस क्या करेगा? अगर यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो प्राइस क्या करेगा? इसकी लिक्विडिटी लेगा और गिर जाएगा। ओके? तो अबाव लिक्विडिटी है और यहाँ पर अगर हम रिफाइन करें 1 आवर में, 1 आवर में अगर हम देखें तो एक पीओवाई था जो टैप हो चुका है, उसके अलावा यहाँ पर भी कोई पीओवाई नहीं है। अब हम और टेंशन में कि अब करें तो करें क्या? हम और लोअर टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारा लास्ट टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट। अब हम 15 मिनट में देखें, यहाँ पर एक हल्का सा पीओवाई था जो कि टूट गया और सबसे लास्ट पीओवाई अगर हम देखें, यहाँ पर एक पीओवाई था वो भी टूट गया। तो सबसे लास्ट पीओवाई जो बचा है वो ये है, ये ऑर्डर ब्लॉक, जिसके अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये एफवीजी है और एफवीजी का कितना पार्ट फिल हुआ है? क्या पूरी एफवीजी फिल हुई है? नहीं, इतना एफवीजी टैप होना बाकी है। बचे हुए एफवीजी के पार्ट को बोलते हैं ब्रेकवे गैप एंड ये ऑर्डर ब्लॉक। तो अब क्या इतने से छोटे से रीजन की वजह से हम इस पर बिलीव कर लेंगे? नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। हम एक और वजह ढूंढेंगे, वो ये है कि डे क्लोज हो चुका है, इस डे की लिक्विडिटी भी ले। तो मतलब अब नया डे जो बनेगा वो इस पिछले दिन के हाई की लिक्विडिटी ले, तो ये एक स्ट्रॉन्ग वजह होगी। तीसरा, अगर प्राइस और जाके इसकी लिक्विडिटी ले लेता है इसकी जगह, तो वो और बेहतर वजह होगी और हम एशिया सेशन में एंट्री करेंगे। तो मार्केट एशिया सेशन के 2-3 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है, तो 2-3 घंटा हम टाइम देंगे, वो क्या करता है? ठीक है, नाउ देखो, प्राइस यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है? डायरेक्ट नेक्स्ट डे 3:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग गैप अप ओपनिंग देता है और अपने ही जोन से गिरना स्टार्ट कर देता है। हम एंट्री लेंगे? नहीं। क्या पता प्राइस नीचे आके ऐसा करके फिर गिर जाए, हम नहीं जानते। देखो, जब मार्केट लाइव चल रहा होता है तो हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, हम बहुत सारी जगहों पर फंसे हुए रहते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि हम लेफ्ट वाले पीओआई पे भरोसा करें, राइट वाले पीओआई पे भरोसा करें और अभी जो चल रहा है वहां पर भरोसा करें, हम नहीं जानते। ओके? तो फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारे सपोर्ट में अभी कोई पीओआई भी नहीं है, सेलिंग का पीओआई भी नहीं है, तो हम वेट करेंगे किल जोन के क्रिएट होने का। कौन सा किल जोन? एशिया। अभी तक एशिया स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है? नाउ एशिया पहली कैंडल डाउन जाती है, सेकंड कैंडल डाउन जाती है और यहाँ पर एक पीओआई बनता है। इधर यहाँ पर एक पीओआई है। अब हमारे मन में एक डाउट है, प्राइस इस पीओआई को लेके अपसाइड चला गया तो, लेकिन हमारे साथ में एक और चीज़ है, वो ये है, हमारे सपोर्ट में एक पीओआई क्रिएट हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि एंट्री लेनी है तो इस जगह से हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया तो अब नीचे इसको डिफेंस करने के लिए कोई भी नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, वो टैप हो चुका है और टैप करने के बाद जो मूव आया उसमें नया ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं, तो प्राइस 110% नीचे जाने की कोशिश करेगा। नीचे हमारे बायस कहाँ पर है? 4 आवर में अगर हम रिफाइन करें, वो है इस एफ के पास, ठीक है? पुल बैक पॉइंट, पुल बैक कहाँ तक जाएगा वो भी देख लो। पुल बैक पॉइंट तक, राइट? कुछ पॉइंट के लिए 25, ठीक है, 24 तक उसे जाना था, एक पॉइंट के लिए प्राइस
ऊपर चला गया एंड फिर वापस रिट्रेस करना है। तो तुम्हें कहाँ पर उतरना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम नहीं जानोगे तो तुम बायस से भटक जाओगे, और बायस से भटक जाओगे तो ऐसी बड़ी बाइंग देख के आप ये सोचोगे कि ओ मैंने आई थिंक मिस कर दिया, एग्जिट करना, शायद हमें यहीं पे निकल जाना चाहिए, और अभी प्राइस कंटिन्यूएशन करना चाहता तो यहाँ से बाय करना चाहिए, और लोग बाय में बैठे हुए और उनके एसएल चले गए और फिर यहाँ से एक्चुअल बाइंग आई। तो हाँ, हल्का सा भी बायस को मिस करना और खुद को भटका देना और गलत डिसीजन, एंड रिजल्ट होगा ओनली लॉस, एंड वो रियल लॉस होगा, अमाउंट का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हमने बायस को सही से नहीं समझा, हमने बायस को जो है थोड़ा सा भटका दिया। इसीलिए मैंने आपको बताया, पुल बैक के लिए आपको दो चीजें पता होना जरूरी है। पुल बैक कहाँ से आएगा, दूसरा कहाँ तक जाएगा। पुल बैक डन होते ही ट्रेड क्लोज। ओके, तो पुल बैक के प्रोसेस के लिए आपको ये दो चीजें पता होना जरूरी है। तीसरा, आपको सेशंस के अंदर एंट्री लेना जरूरी है। चौथा, आपको पता होना चाहिए वीक ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। पांचवा, आपको ये पता होना चाहिए कि समटाइम्स अगर कोई क्लियर पीओआई ना हो तो लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन करके लास्ट पीओआई लो। 15 मिनट के बहुत सारे पीओआई बचे हुए दिख जाएंगे, लेकिन सबसे लास्ट वाला, अगर वो नहीं तो लास्ट लास्ट पार्ट बचता है हमारा लिक्विडिटी ग्रैब करके गिरना। ओके, अब प्रॉब्लम ये है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ। सारी चीज़ें क्लियर नहीं रहती। यहाँ पर हमने 15 मिनट के एंट्री से जो है 15 मिनट के पीओआई से जो है हमने एंट्री ले ली, पुल बैक फाइंड कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है, डेली टाइम फ्रेम का पीओआई, डिस्प्लेसमेंट और ये पुल बैक। ओके, अभी जब पुल बैक आया तो इसका पुल बैक देखो कहाँ से आया। क्या किसी 15 मिनट के पीओआई से आया? नहीं। कहाँ से आया? 4 आवर में मैं प्राइस को लेता हूँ अपने पिछले स्विंग के लिक्विडिटी को ग्रैब करके। आप अगर यहाँ पर देखोगे, वही लॉजिक, सारी कैंडल्स एक ही कलर की थी। क्लियर पीओवाई होने के बाद भी इसको तोड़ दिया गया, जैसे यहाँ पर तोड़ दिया गया था 4 आवर के पीओवाई को। क्यों? ऑर्डर ब्लॉक वीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक वीक है तो या तो इसकी लिक्विडिटी ले ली जाए या यहाँ के पीओवाई से गिरा जाए, और प्राइस जो है यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी को लेता है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा प्राइस क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस बॉटम से हाई तक गया। ओके, अगर आप देखोगे ये डिस्प्लेसमेंट, इसकी लेंथ देखो, 86 87 पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट, 86 पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट है, और 86 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट डन करने के लिए इसको 16 घंटे लगे। वहीं इसी 16 घंटे में इसने जो है 86 पॉइंट की जगह पर मूव दिया तकरीबन 36.38 पॉइंट के आसपास का, या आई थिंक उससे ज़्यादा टाइम है, 16 घंटे चलो मान लो, है ना, जिसके अंदर 36 37 पॉइंट का इसने मूव दिया। वहां पर उसी 16 घंटे में इसने 86 पॉइंट के आसपास का मूव दे दिया। और यहाँ पर अगर थर्ड एग्जाम्पल देखो, इस जगह पर वो मूव देता है 16 घंटे में 45 पॉइंट का। तो 16 घंटे में यहाँ पर 45 पॉइंट्स, यहाँ पर इसने दिए 86 पॉइंट, और यहाँ पर इसने दिए 36 पॉइंट। सब में लेंथ अलग अलग है, सब में टाइम अलग अलग लगे, और सबके पैटर्न्स अलग अलग हैं, लेकिन कोर कंसेप्ट यही है, टैप करें डिस्प्लेसमेंट आए और पुल बैक बने। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जाने के तरीके अलग अलग हैं, लेंथ अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, तो उसी के वजह से रिवर्सल के पॉइंट भी या रिवर्सल की स्ट्रक्चर भी अलग हो सकते हैं, सिचुएशन अलग हो सकती है। तो उस वजह से जो है हम मल्टीपल्स टाइम जो है फेल हो जाते हैं। देखो, कोई क्लियर इमेज नहीं है कि हर बार 86 पॉइंट का ही डिस्प्लेसमेंट आएगा, और हर बार 15 मिनट का लास्ट पीओआई से ही मूव आएगा, या हर बार 4 आवर के पीओआई से ही मूव आएगा। ऐसा कोई फिक्स है ही नहीं। पैटर्न्स फिक्स हैं, लेकिन टाइम और स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, और उसी के वजह से जो है हम कई बार ट्रैप में फंस जाते हैं, कई बार। ठीक है, अब हम सेकंड टाइम को देखते हैं कि ये इसके अंदर कहाँ से मूव आया। पहला, हमें ये देखना है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी है। ठीक है, सेम सारी चीज़ें कट करते हैं। हमने जब देखा कि हमारे को कहाँ से मूव देखने को मिल सकता है, तो हमें 4 आवर के अकॉर्डिंग देखने को मिला कि इसके अबाव से लिक्विडिटी ग्रैब करके ये यहाँ कहीं के किसी के पीओवाई से, यहाँ पर एक पीओवाई था, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। प्राइस इन दोनों को किसी को भी टैप नहीं करता है। ओके,
लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और गिरने लग जाता है, लेकिन हम इमीडिएटली एंट्री नहीं लेते, हम लेते हैं एंट्री एशिया सेशन में, क्योंकि हमें हमेशा एंट्री लेनी है सेशंस में। एशिया सेशन स्टार्ट, डर ये है कि कहीं इसी पीवाई से मुंह ना आ जाए, एंड सेशन में कोई पीवाई बना भी नहीं है। नाउ एशिया सेशन में फाइनली एक जाके जो है ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बनता है। नाउ 15 मिनट में जो है अप साइड में एक पीओवाई है, एंड अगर आप 1 आवर में देखोगे, 1 आवर में इस जगह पे पीओवाई नहीं है, ये एक एफवीजी है एंड प्राइस यहाँ से नीचे अगेन डेटा मिस में। 15 मिनट में एक जगह पर पीओवाई है, 1 आवर में उस जगह पे पीओवाई नहीं है। 15 मिनट में इस जगह पे पीओवाई है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी, 1 आवर में उस जगह पे एफवीजी है। ये हम समझेंगे लेक्चर 5 लेक्चर 6 में, जब हम एंट्री पॉइंट पर आएंगे, ठीक है, तब मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, बट अभी हमारा काम है पुल बैक देखना, नहीं तो सारी चीज़ें जो है मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीक ऑर्डर बुक समझा चुका हूँ। एंड अभी जो रनिंग के काफ़ी सारे बैच है उसमें मैंने ये समझाया हुआ है, मिस मैच एंट्री वगैरह कंप्रेशन पॉइंट मैथिक समझाया है। तो जब वो अपना टाइम आएगा, जब उसकी रिकॉर्डिंग होगी, तब मैं उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी भी स्टिल हम एंट्री को ध्यान नहीं दे रहे, हम देख रहे हैं कि पुल बैक कहाँ से आ सकता है, पुल बैक यहाँ से आया, एंट्री कैसे लेनी है, कहाँ पर देनी है, क्यों लेनी है, वो सारी चीज़ें जो है हम एंड के लेक्चर्स में जो है समझेंगे। ओके, एंड प्राइस वही फिर इसी की तरफ से क्लियर। और अब आप फिर अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस नीचे आया, कहाँ तक आने वाला था, यहीं के पीओवाई तक, और अब ये कंटिन्यूएशन कैप्चर करना, जो कि हम थर्ड लेक्चर में समझने वाले हैं। ओके, तो पुल बैक के लिए वही हमने एक जगह ढूंढी, कहाँ तक जाएगा, वीक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक देखा, डिटेल एनालिसिस की, एंड एंट्री एंड बात खत्म। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट आ गया, 4 आवर में कोई पीओआई है नहीं, 1 आवर में देखें तो 1 आवर के अंदर जो है हमारे पास एक पीओआई बनता है, वो है ये लास्ट वाला, जिसको हम कलर देंगे ब्लैक। अब यहाँ पर ये देखो, डिस्प्लेसमेंट आएगा कहाँ से, हमारे पास 1 आवर में ऊपर कहीं पर भी ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, एंड इसके नीचे हमारा एफवीजी, एंड ये एफवीजी साथ ही साथ इस ब्लॉक के साथ जो है ओवरलैपिंग में भी है, तो ये डबल पीडीआरएस हुआ। 4 आवर में अगर इसी जगह पर देखें तो हाँ, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन है एफवीजी के साथ, इसके अलावा 4 आवर में भी यहाँ पर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो यही एक जगह है जो कि स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखोगे वहाँ से पुल बैक आता है, अगेन हम आते हैं 15 मिनट में, एशिया सेशन बना, एशिया पूरा नीचे जोन में आया, फिर लंदन न्यूयॉर्क, लंदन भी अप साइड, न्यूयॉर्क, एशिया पूरा डाउन साइड। फिर हम कई बार ये सारे बायस को नहीं समझते हैं और एशिया में 1 आवर का पीओआई मार्क करके रख लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि एशिया के 1 आवर के पीओआई से तो प्राइस नीचे गया ही नहीं, मेरा तो ऐसा लग गया, वो है तो तरीके की। ओके, 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो ऑन टैप एशिया में डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक एंट्री एंड। ओके, तो रिवर्सल कैप्चर करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने मल्टीपल आपको एग्जांपल दिखाया, मैंने ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे एग्जांपल दिखाया, नहीं, मैंने आपको हर तरीके के एग्जांपल दिखाया। मैंने साथ ही साथ ये बोला आपको कि वो अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर जो है अलग अलग पीओआईज बनाता है चार्ट, ठीक है। साथ ही साथ उनके जाने की वजह अलग अलग होती है, मूव करने की वजह अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग तरीके के बनते हैं, कई बार लिक्विडिटी लेके प्राइस गिरता है, कई बार ऑर्डर ब्लॉक लेके प्राइस गिरता है, कई बार प्राइस जो है मिटिगेशन लेके गिरता है, कई बार जो है वीक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक को जो है नजरअंदाज कर देता है। तो आपको पहले ये देखना होगा रिवर्सल कहाँ से आता है, दूसरा आपको ये देखना होगा कि रिवर्सल कहाँ से आने के बाद कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इन दोनों लेंथ को जब आप समझ जाओगे, आप इजीली जो है इसके अंदर एंट्री कर पाओगे। नाउ समटाइम्स कुछ हार्ड पार्ट्स भी आते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर हम रिफाइन करते हैं तो ये ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है। ओके, अब ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद, ऑर्डर ब्लॉक टैप, अब ये हार्ड पार्ट है, कहाँ से पुल बैक आएगा,
क्या इस ऑर्डर ब्लॉक से? क्या इस ऑर्डर ब्लॉक से? अब दोनों एकदम पास पास में है तो सीधा सा इसको एक ही कर दो, फिर बीच में एक ही पॉइंट का गैप है तो एक ही कर दो। एक हो गए दोनों, फिर इसकी कोई नीड ही नहीं बनती। तो यहाँ से पुल बैक आके प्राइस यहाँ से, तो यहाँ पर पुल बैक अगर आप देखोगे तो सिर्फ 10-12 पॉइंट का हमें मिला। ये भी रियलिटी है। अब यहाँ पर सिचुएशन को समझते कि हुआ क्या। देखो, लेंथ बहुत कम है, ऑलरेडी ये यहाँ तक जा चुका है, डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ से बस इधर ही जाना है। तो पुल बैक इतना बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ही छोटा मिला, तो पुल बैक क्या बड़ा मिल जाएगा। आप अगर देखोगे पुल बैक की डिस्प्लेसमेंट की लेंथ क्या है, एक जोन को टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट की क्या लेंथ है, 18 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। पुल बैक कितने पॉइंट का मिल जाएगा, 10 पॉइंट का। उससे 60-65% जो है डिस्प्लेसमेंट दे दिया। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, जोन आपको पता होना चाहिए यहाँ तक जाने वाला है। लिक्विडिटी ग्रैब किया, ये एक और पुल, ये एक और पुल बैक। बट इसी पे ज़्यादा ध्यान दो, धीरे धीरे जो है फिर बाद में आप इस पे जाना। ये सबसे हार्ड और सबसे टफ पार्ट है, दोनों स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करना, एंड ग्रैब करने के बाद एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक जो है मूव दे, फिर वहां से गिर जाना। ओके, तो आपको स्ट्रक्चर हमेशा एकदम इजी नहीं मिलेंगे, आपको स्ट्रक्चर हमेशा आपको टफ नहीं मिलेंगे, या हमेशा आपको एवरेज नहीं मिलेंगे, बदलते रहेंगे। हमेशा आपको सिचुएशन एक जैसी नहीं मिलेगी, एंट्री पैटर्न एक जैसे नहीं मिलेगी, नहीं, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। लेकिन कोर कंसेप्ट यही है कि डिस्प्लेसमेंट आने के बाद पुल बैक आना, एंड उस पुल बैक को कैसे कैप्चर करना है वो हमें आना चाहिए।